Hello everyone and welcome back to our page. So today we will do basic concepts of national income. I hope आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख ली होगी, उसके बाद ही आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूएशन में. If not, please go and see that video please. So yeah, today we will do basic concepts of national income. देखिए national income एक अपने आप में बहुत ही important unit बन जाती है जिसका majority of the paper national income से cover किया जाता है. So इसलिए I am just taking it slowly so that आपकी understanding बने और आप national income में अच्छा score कर पाए. But before beginning, I would like to say that I have already asked you a question in the previous video which says which one of the following is classified as final product. इसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि final product कौन सा है. हमने दो गुड्स की बात की थी, एक intermediate product, एक final product. Intermediate product हमने बात की थी कि intermediate product वो product होते हैं जिसको हम further production के लिए या फिर resale के लिए यूज करते हैं. बट वहीं अगर मैं final product की बात करूँ तो final product होते हैं जो end user एक मतलब final हम यूज कर रहे हैं उस product को कंज्यूम करने के लिए या whatever reason, right? इन द सेम ईयर यहाँ पे मेरे को ध्यान रखना है कि एक ही साल की बात हो रही हो, ठीक है. तो पहला आपका है पेपर परचेज बाय पब्लिशर. देखो पब्लिशर है, उसने एक पेपर परचेज किया है. अब वो पेपर ऐसे तो नहीं एक पेज परचेज करेगा एक दिन के लिए. पब्लिशर है तो बहुत सारा पेपर्स कलेक्ट कर रखे होंगे, कलेक्ट मतलब परचेज किए हुए होंगे, तो वो पूरे ईयर में उन पेपर्स को यूज करेगा फॉर दी फर्दर प्रोडक्शन, राइट. उनके लिए प्रोडक्शन हुई पब्लिशर के लिए पेपर्स. सो दिस इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, राइट. सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. The second option is chalk, duster, etc. purchased by a school. School भी अगर chalk dusters खरीद रहे हैं तो वो पूरे साल यूज हो रहे हैं for the further production. तो वो भी हमारा एक intermediate good बन जाता है, ना कि final product बनता है. So again, this is not an answer. Third is fertilizer used by farmers. Same reason, it is used for further production in the same year by the farmers. So this is an intermediate product, not a final product, right? So yeah. The last option says unsold coal with the trader at the year end. See, the point here to note is at the year end. ईयर खत्म होने के एंड में कोल बचे हुए हैं ट्रेडर के पास, तो वो जो कोल बचे वो उसके लिए फाइनल हो गया. हो सकता है शुरू के ईयर जब खरीदे हो तब उसके लिए इंटरमीडिएट हो, बट अब ईयर एंड हो चुका है और अनसोल्ड कोल है तो वो दैट्स अ फाइनल प्रोडक्ट. मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी. अगर आप लोगों ने इसकी वीडियोस नहीं देखी है, आई वुड रिकमेंड कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए जिससे कि आपको बेटर क्लैरिटी आए. फाइन. सो नाउ वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज gross investment and depreciation. That is net investment and depreciation. See, if you are an accountancy student, as a commerce student, you know what is investment. But if not, what is investment? अब अगर मैं आपको एक लेमैन भाषा में बताऊं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम कोई भी कैपिटल स्टॉक हमारी इकोनॉमी में ऐड कर रहे हैं. इट्स एन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है. एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. अब आप बोलोगे भाई कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक होते हैं कोई भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए. सी, अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स वगैरह को बहुत आसानी से पता होगा व्हाट इज फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑल. बट अगर आप लोग नहीं हो अकाउंट्स के स्टूडेंट तो भी इतना इट डजंट मैटर एट ऑल. बट यू जस्ट नो कि कैपिटल स्टॉक होते हैं कोई भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, साथ में कोई भी आपके अनसोल्ड स्टॉक है. जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि हमारा कुछ स्टॉक एंड में रह गया था, तो हमारा कैपिटल स्टॉक बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है. तो कैपिटल स्टॉक होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक, राइट. अब हमने बताया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी. अब इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट. अब व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट? तो द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखो, इट्स टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड, ठीक है. कितना एडिशन हमारा किया जा रहा है कैपिटल स्टॉक में एक पीरियड में. अगर लेट्स से हम 2022 की बात करें तो 2022 में कितना हमारा स्टॉक एडिशन हुआ है, कितना हमने नया स्टॉक ऐड किया है हमारी इकोनॉमी में, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका सारा कैपिटल स्टॉक की बात हो गई. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ना बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि एक्चुअल कितना एडिशन हो रहा है. ये हमको ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा है कि भाई कितना खराब हो चुका है. वो बता रहे भाई इतना ऐड हो गया इस पीरियड में दो मशीन ऐड हुई है, पिछले पीरियड में 5 मशीन ऐड हो गई, टोटल 7 मशीन हो गई, उससे पहले पीरियड में 6 मशीन थी. ये हमें सिर्फ ये बता रहे हैं. बट अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बात करते हैं हमारी रियल लाइफ में देखा जाए तो हम नेट इन्वेस्टमेंट को देखेंगे. क्यों देखेंगे? क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखो हम लोग देखते हैं कि भाई जो भी हमारा कैपिटल स्टॉक है वो सारा का सारा अगले पीरियड में नहीं जाता है. कुछ ना कुछ हमारा डेप्रिशिएट हो जाता है. डेप्रिशिएट मतलब वियर टियर खराब हो जाना, उसकी वैल्यू कम हो जाना. तो अगले पीरियड में एग्जैक्टली वो अमाउंट नहीं होता. लेट्स से कि मान लो मेरे पास एक मशीन थी जो लेट्स से आप घर में एक टेलीविजन है, आपने इस साल एक टेलीविजन ली, लेट्स से 25,000 की ली.
अगर आप उसको नेक्स्ट ईयर बेचने जाओगे तो क्या आपको लगता है वो 25,000 की बिकेगी? नहीं बिकेगी ना, वो कम की बिकेगी। बहुत सारे फैक्टर्स है कि भाई मॉडल पुराना हो गया, डेप्रिशिएट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट। तो वो हो सकता है 20,000 की ही बिके नेक्स्ट पीरियड में। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि भाई 25,000 की इन्वेस्टमेंट आ गई, मतलब मशीन आ गई, मतलब टीवी आ गई, अगले साल 20,000 का और हमने एसी खरीद दिया, मतलब नॉट 20,000 बट वट एवर, ऐसे ऐसे करके हमको देख रहे हैं। बट एग्जैक्टली देखा जाए तो अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है जस्ट बिकॉज डेप्रिसिएशन की वजह से। तो उसको हम क्या कहेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। तो जब हम अपने नेशनल इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पे हम नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, दैट इज एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान, मतलब ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली, ओके आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 सेकेंड। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नेट निकालने के लिए आप कैसे करोगे? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट होंगे तो उनको पता है डेप्रिसिएशन, उन्होंने तो पूरा डेप्रिसिएशन में चैप्टर पढ़ा होगा 11th 12th में, राइट। बट एक सिंपल लेमैन अगर आपको मैं समझाना चाहूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्योंकि हम लोगों के लिए अभी भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। क्योंकि हम जब नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या है पता होने चाहिए, क्योंकि वो यूज आएंगे। सी लेट मी जस्ट टेल यू इन अ ब्रीफ। तो डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी प्लांट है, उसकी वैल्यू का गिरना ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली आपकी है नॉर्मल वियर एंड टियर, कि नॉर्मली कोई वही टाइम हो सकता है ना, वियर एंड टियर, कोई फट गई, कट गई, व्हाटएवर, मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, दैट्स अ वियर एंड टियर। दूसरा फैक्टर है पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ हमारी मशीन की डेप्रिसिएशन होती है। तीसरा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, हमें पता है कि भाई कि अगले साल उसका मॉडल चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो वो एक्सपेक्टेड है। तो डेप्रिसिएशन 3 रीजन की वजह से होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन के 3 रीजन है। पहला रीजन है नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकंड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड थर्ड इज पैसेज ऑफ टाइम, राइट। अब अगर मैं बात करूं ग्रॉस वैल्यू की, मैंने आपको बता चुका ग्रॉस वैल्यू इज नेट वैल्यू माइनस, सॉरी ग्रॉस वैल्यू इज नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, राइट, इट्स नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपकी अदर नेम्स, ये नेम्स आपको पता होने चाहिए। देखो डेप्रिसिएशन को हम और अलग अलग नाम से बोलते हैं। पहला नाम हमारा आ गया करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दूसरा है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तीसरा है कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस एंड द फोर्थ इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये 4 नाम है, आपको ये चारों नाम ध्यान में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन याद रखो, यू शुड रिमेंबर ऑल द 4 नेम्स, राइट। और आपकी बुक में भी ना बताए आपको 3 रीजन यही दे रखे होंगे कि नॉर्मल वियर एंड टियर। अब जैसे वियर एंड टियर हो गया कि कंटिन्यूसली किसी चीज को हम यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू खुद ही अपने आप गिर जाती है, डी थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क आ जाना, वही सब हो गया। पैसेज ऑफ टाइम में जैसे कि क्लैमिटी, जैसे रेन, वेदर कंडीशन वगैरह की वजह से चीजें थोड़ी डेप्रिशिएट होनी शुरू हो जाती है खुद से ही टाइम के साथ साथ। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में मतलब जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आना, डिमांड में चेंज आ जाना, आप ये भी कह सकते हैं, तो उसके थ्रू भी डेप्रिसिएशन होता है। तो दीज आर थिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस होता है। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है भाई डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस सेम होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या होता है। दिस इज व्हाट डेप्रिसिएशन एंड दिस इज व्हाट कैपिटल लॉस। जस्ट मेक श्योर व्हाट आई एम टेलिंग. So depreciation is fall in the value of the fixed assets due to 3 reasons which is mentioned earlier, that is normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. इन 3 रीजन की वजह से जो वैल्यू गिर रही है फिक्स्ड एसेट की उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन. कैपिटल लॉस क्या होता है? इट इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस. देखो यहाँ पे हमने 3 रीजन में देखा था कि वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, देखो हमें पता होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता उसका क्या रीजन है, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये कैपिटल लॉस हो गया। भाई ये तो पता ही नहीं था, ये तो हमने देखा है, सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, तो इट्स अ कैपिटल लॉस. तो प्रोविजन फॉर लॉस, हम डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना के रखते हैं. क्यों बना के रख सकते हैं? क्योंकि हमें पता होता है ये होगा, अगले साल उसकी वैल्यू डिग्रेड होगी, तो हम इसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं, राइट. बट इसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं होता क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है. हो सकता है एक ही दिन में 2 बार चोरी हो जाए, हो सकता है 15 साल में एक भी चोरी ना हो, कुछ भी हो सकता है ना. तो वी हैव नो सच प्रोविजन फॉर सच थिंग्स. ठीक है, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता क्योंकि हमें इसके लिए हम प्रिपेयर होते हैं. वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस, बट फॉर दिस वी आर इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस. मान लो कि अगर आपको कोई चीज बनानी थी, मशीन चोरी हो गई रात में, सुबह आपको बनानी थी, अब आपका प्रोडक्शन ही नहीं कर पाओगे, आपको नई मशीन लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपकी रुक जाएगी. तो कैपिटल लॉस आपकी हैम्पर करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को. आई होप आई मेड यू क्लियर.
द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये सेकंड कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पहला हमने देखा डेप्रिसिएशन के बारे में, सेकंड कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब पहला कंसेप्ट आप ये भी कह सकते हो डेप्रिसिएशन बोल लो, और एल्स यू कैन से इन्वेस्टमेंट व्हिच इज ग्रॉस और नेट, एंड द सेकंड कंसेप्ट वी हैव इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? एनआईटी के नाम से हम इसको डिनोट करेंगे। एनआईटी इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो एनआईटी हमारा हो गया, अगेन इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स देखो क्या होता है। मैं इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको बताऊं तो इनडायरेक्ट टैक्स आप लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि भाई लगाया गया था किसी और पे कर रहा है कोई और, राइट। हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जैसे कि आप लोग अपना कोई भी वहां जा रहे हो, कुछ सामान खरीदने जा रहे हो, मैकडी वगैरह में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप लोग वो टैक्स पे करते हो ना, राइट। पहले जैसे होता था सेल्स टैक्स वगैरह, तो ये सब हम देते हैं। वो लगता तो किसी और पे, पर लिया हमसे जाता है, एज अ कंज्यूमर से लिया जाता है, राइट। इम्पोज्ड ऑन समवन एंड बॉर्न बाय समवन, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है कि मुझ पे ही लगाया जा रहा है, मैं ही दे रही हूँ। इनकम टैक्स मेरे पे ही लगाते हैं, मेरी इनकम पे लगता है और मुझे ही देना पड़ता है अपनी इनकम में से, तो दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ आया। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट आप लोगों को देती है कोई भी एक कमोडिटी के लिए। लेट्स से गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है सिलेंडर्स पे, एलपीजी सिलेंडर्स पे देती है ना सब्सिडी, कि भाई अगर सिलेंडर 1000 रुपए का है, हम आपको 50 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, आपको सिलेंडर 950 रुपए का पड़ेगा, तो दैट्स अ सब्सिडी, इट्स ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो या इधर देखिए एनआईटी इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनआईटी क्या होता है, नेट इफेक्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज बेचने पे जो गवर्नमेंट लगा रही है टैक्स, जैसे कि मान लीजिए कि लेट्स से ब्लूटूथ है, ठीक है, मैंने कहा ये ब्लूटूथ है, एक 500 का है, पर गवर्नमेंट ने उस पर सेल्स टैक्स लगा दिया कि बेचने पे आपको 10% सेल्स टैक्स है, तो अब वो ब्लूटूथ मुझे 500 की जगह 550 का मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंज्यूमर्स के लिए उसकी प्राइस बढ़ रही है गुड के लिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स फॉर द कंज्यूमर्स, ठीक है। Whereas सब्सिडीज की अगर मैं बात करूं तो इट्स एन फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अ एंटरप्राइज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। तो सब्सिडी से क्या होता है? प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सब्सिडी दी ही इसलिए जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। आपसे ये हो भी सकता है क्वेश्चन में आपको, जैसे जब आप न्यूमेरिकल करो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स सीधा ना दिया हो, ये दे दिया हो कि सेल्स टैक्स 500 है, एक्साइज ड्यूटी 600 है, कस्टम ड्यूटी 1000 है, तो इन तीनों को मिला के आपको इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, तो आपको ये तीनों चीज पता होनी चाहिए। और अगर मैं सब्सिडी की बात करूं, ओके लेट मी जस्ट, अगर मैं सब्सिडी की बात करूं तो इट्स ग्रांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स और टू एनकरेज फर्म्स फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया। बेसिकली ये गवर्नमेंट क्यों देती है? जिससे कि एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़े, फर्म को एनकरेज करे कि भाई तुम बैकवर्ड एरियाज जो है वहां पे जाके भी तुम सेटअप करो, वहां जाके भी तुम डेवलपमेंट करो, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, जिससे कि वहां पे भी जाके डेवलपमेंट हुए। सब्सिडी दे कि तुम्हें हम पैसा देंगे, तुम वहां जाके बेचोगे, तो सब्सिडी मिलना, राइट। तो दिस इज व्हाट सब्सिडी इज। So next we have factor cost versus market price. Factor cost versus market price इसी से ही डिराइव होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, नाम समझो। फैक्टर कॉस्ट कोई भी एक फैक्टर है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमने पढ़ा है, उन सबकी कॉस्ट क्या है? तो इट्स एन अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट है। भाई मैं हूँ, मेरे लैंड में अगर कोई आके काम कर रहा है तो मुझे उसको पैसा देना पड़ रहा है, हमने ये पढ़ा था फॉर द फर्स्ट वीडियो में सर्कुलर फ्लो में। तो जो मैं उसको पैसा दे रही हूँ वो मेरे लिए तो कॉस्ट ही हुई ना, तो दैट्स अ फैक्टर कॉस्ट, राइट। अब मैं अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रही हूँ मार्केट में, तो मैं फैक्टर कॉस्ट पे थोड़ी ना बेचूंगी, उसमें मैं अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करूंगी। तो वो जो एक्स्ट्रा प्राइस, मतलब जो वो प्राइस आती है, उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस कहेंगे। सो प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, राइट। सो मार्केट प्राइस क्या हो गई? फैक्टर कॉस्ट में प्लस ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब आपको जो टैक्सेस मिल रहा है उसमें से और माइनस आपको कोई सब्सिडी देनी पड़ रही है, तो वो मिला के आपका हो गया मार्केट प्राइस, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो ये याद रखिएगा कि मार्केट प्राइस के अंदर हम एनआईटी इंक्लूड कर रहे हैं, राइट, प्लस हो रहा है ना, क्योंकि है ना। और वेयरएज फैक्टर कॉस्ट में हम एनआईटी को इंक्लूड नहीं करते। आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ऑब्वियस चीज हो रही है। Another concept we have is net factor income from abroad. ये तीसरा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने दो कंसेप्ट देखे, पहला इन्वेस्टमेंट का, जिसमें हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट की बात की है, जिसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन का याद रखना है कि ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन।
सेकेंड कंसेप्ट वी हैव स्टडीड इज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जिसमें हमने देखा कि मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी, राइट। सो अच्छा, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि जैसे कि जो सब्सिडीज है उसका एक दूसरा नाम भी होता है कुछ इकोनॉमिक असिस्टेंस, ठीक है, कि कुछ असिस्टेंस मिलना, हेल्प मिलना, तो उसको इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कहते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। सो या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द थर्ड कंसेप्ट। नाम से क्या समझ आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कुछ फैक्टर इनकम आ रही है, कुछ इनकम आ रही है हमारी। फैक्टर आपको पता है, फैक्टर इनकम बाहर जाके काम करा होगा तब हमें इनकम मिल रही होगी, और नेट लिख रखा है, तो नेट बेसिकली डिफरेंस होता है, मतलब कि हमें जो बाहर से पैसा मिल रहा है माइनस हम जो बाहर पैसा दे रहे हैं, उसका डिफरेंस क्या होगा, NFIA। ये हो सकता है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, मतलब हो सकता है कि भाई मैं हूं, ठीक है, मैं इंडियन हूं और एक कोई अमेरिकन है, मैं अमेरिका में जाके काम कर रही हूँ, वहां से मुझे लेट्स से $500 मिला। एक अमेरिकन इंडिया में आके काम कर रहा था, उसने यहाँ से कमाया लेट्स से $300, तो जो नेट हुआ $200 का वो हमारे इंडिया में ही तो आया, तो दिस 200 इज द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये 200 पॉजिटिव आया। उल्टा भी हो सकता है कि भाई मुझे 200 मिला है और उसको 500 मिला है, तो वहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 300 हो जाएगा हमारे लिए, राइट। और हो सकता है बराबर बराबर भी हो, तो NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, डिपेंडिंग अपॉन दी कितना फैक्टर हमारा को इनकम कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी इन द डिटेल। सो दिस इज व्हाट NFIA, NFIA इज द फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने इनकम अब्रॉड से अर्न करी है, माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, माइनस जो मैंने फैक्टर इनकम बाहर पे करी है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे NFIA, ठीक है। अब फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, मैं कुछ पैसा बाहर से कमा रही हूँ, उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगी देख लीजिए, बहुत ऑब्वियस मैं रीड कर लेती हूँ। इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट हूँ, मैंने अर्न करी है ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री से, कोई भी कंट्री, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस के फॉर्म में, सैलरीज के फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग होता है कि कोई भी आपका जो प्रॉफिट बचता है, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के बाद जो भी आपका पास पैसा बचता है कंपनी के पास, ठीक है, प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद और कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो जो भी ये पैसा होता है इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। बहुत आई होप आई मेड यू क्लियर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, जो मैंने बाहर पैसा दिया, उसके लिए लेट मी जस्ट क्लोज द कैमरा, या इट्स फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है, कोई और कंट्री का, दैट इज नॉन रेजिडेंट होगा हमारी कंट्री के लिए, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, जो हमारी टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी एक नॉन रेजिडेंट, उनको जो हम पैसा दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। वेरी इजी, आई नो। सो जस्ट अ मिनट, हाँ, आई डोंट नो व्हाई इट्स टेकिंग सो टाइम। सो दिस इज व्हाट आई विल डिफाइन एज। अच्छा, उससे पहले देखो, ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको पहले भी समझाया है, आई होप आप लोगों ने अगेन पुरानी वीडियोस देखी होगी। तो नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में यही डिफरेंस होता है, मैं आपको वापस बता देती हूँ। सी, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है कि जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, राइट, जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको कहेंगे डोमेस्टिक इनकम, जो मतलब इनकम आ रही है वहां से। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है कि हमारे कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब हमारे जो रेजिडेंट हैं काम कर रहे हैं, चाहे बाहर जाके काम कर रहे हो चाहे अंदर ही काम कर रहे हो, बट जो भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम के अंदर क्या हुआ कि चाहे मैं एक रेजिडेंट हमारी कंट्री की यहाँ काम करूं या बाहर काम करूं, जो भी पैसा आ रहा है उसको क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। बट डोमेस्टिक इनकम में होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी पैसा हमारा ऑन हो रहा है उसको डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में आपको पुरानी वीडियो में बताया, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो को, इससे पुरानी वीडियो ही है, राइट। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में यही डिफरेंस आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA का ही डिफरेंस आता है। जो डिफरेंस था ना उस दिन हम पढ़ रहे थे, वो यही एक फैक्टर है, ये फैक्टर को ऑफसेट कर देगा। यानी कि नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे कि भाई जो हमारी टेरिटरी, हमारे रेजिडेंट्स ने जो भी अर्न किया है डोमेस्टिक इनकम, जो भी उनकी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है,
उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर जो भी पैसा कमाया है वो, प्लस बाहर जाके जो पैसा कमा रहे हैं पर है रेजिडेंट, वो भी ऐड कर दोगे तो पूरे देश की इनकम आ जाएगी। आप खुद सोचो ना, देश की इनकम कैसे निकालेंगे? जितने भी लोग देश के हैं, चाहे बाहर रहते हो चाहे अंदर रहते हो, उन सबकी इनकम जोड़ दो तो नेशनल इनकम आएगा। तो कैसे जोड़ा जाएगा भाई? जो डोमेस्टिक इनकम है, यानी कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं अंदर ही अंदर काम करें उनकी इनकम, साथ में जो बाहर जाके काम करें उनकी इनकम। तो देखिए नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? डोमेस्टिक इनकम प्लस factor income from abroad due to contribution of normal resident to production outside the economic territory minus factor income to abroad due to contribution of non-residents to production inside the economic territory, right? So अब देखो ये जो NFIA है ना, इसके पे 3 कंपोनेंट्स है। अब क्योंकि न्यूमेरिकल में ना ये सब चीजें काम आएगी, न्यूमेरिकल में हो सकता है NFIA डायरेक्ट ना दे रखा हो, पर आपको पता होना चाहिए NFIA कैसे निकालेंगे। जो मैं बाहर जाके कमा रही हूँ, जो बाहर वाले हमारे यहाँ पे आके कमा रहे हैं, यही तो होता है बहुत सिंपल भाषा में। तो वो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग। ये 3 कंपोनेंट है। तो पहला देखिए नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज है, याद रखिएगा ये एम्प्लॉयर्स नहीं है, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आता है। यहाँ पे आपको देखना है एम्प्लॉइज को जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है नेट है अगेन। So it's a difference between income from work received by resident workers living or employed abroad for less than 1 year and similar payment made to non-resident workers staying or employed within the domestic territory of country for less than 1 year। ठीक है, जो हमारे रेजिडेंट वर्कर्स बाहर जाके रह रहे हैं उनके पास जो इनकम आ रही है माइनस जो नॉन रेजिडेंट हमारे इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं वो, उन सबका मिला के नेट जो होते हैं नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज होगा। नेक्स्ट वी हैव नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से हमारी इनकम आ रही है, विच इज डिफरेंस बिटवीन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव बाय रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री, जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट। ठीक है, एंड द थर्ड इज नेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है कि जो भी आप लोग प्रॉफिट बचता है कंपनी का आफ्टर द कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड देने के बाद, वो होता है रिटेन अर्निंग। इसके लिए मैं एक बार कैमरा ऑफ कर रही हूँ, 1 सेकेंड। सो नेट रिटेन अर्निंग इज डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन अर्निंग ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज नेट रिटेन अर्निंग। इन सबको मिला के आपका क्या बन जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाता है, और इसी में अगर आप डोमेस्टिक इनकम ऐड कर दोगे तो आपका बन जाएगा नेशनल इनकम। सो एट द एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया और आप उस बेसिस पे क्वेश्चंस कर सको। इनमें आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को करिए। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत इन क्वेश्चंस में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, वी विल सॉल्व योर क्वेरीज। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ क्या क्वेश्चन है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। इससे आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, आई नो ये दोनों भी काफी सिंपल है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड में आपको सिर्फ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, और फोर्थ में भी आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, बट यहाँ पे -150 है। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। सो आई होप आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। एंड सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, आप लोग को समझ आया है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर गेटिंग द अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू सो मच।